नमस्कार पीएफ मेंबर्स आप सभी का क्लेम रिजेक्ट हो रहा है, चाहे वो फॉर्म 19 हो, फॉर्म 10C हो, 10D हो, 2IF हो या फिर कोई भी क्लेम फॉर्म हो, एडवांस क्लेम फॉर्म हो, रिजेक्ट हो रहा है। किन किन कारणों से रिजेक्ट होता है, कुछ कॉमन एरर्स होती है। मैं आपको डायरेक्टली स्क्रीन पर ले चल रहा हूँ, वहाँ पे बताऊँगा कौन कौन से कारण है वो पीएफ ऑफिस देखता है और किस किस कारण से आपका क्लेम रिजेक्ट होता है। चलिए चलते हैं। सो मेंबर्स, ये देखिए पीएफ ऑफिस का ये क्या है, सर्कुलर है, 2017 में जारी किया गया था इनके द्वारा। आज भी यही फॉलो किया जाता है। जब भी ये होता है तो इसमें क्या होता है, मैनुअल इनको इश्यू किया जाता है। सबसे पहले एसओपी बोलते हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। इसके रिगार्डिंग है वो क्लेम के लिए ईपीएफओ ने वो इनको दिया था है ब्रांचेज को। इसके अंदर है वो इन्होंने क्या बोला था कि आपको है वो क्लेम कैसे पास करने ये बताया गया है। और कोई भी आपका पीएफ का क्लेम है वो केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त है वो आदेश देता है कि आपको इस तरीके से काम करना है। तो सारे पीएफ ऑफिस जो फील्ड ऑफिस हैं वो उसी बेस पे काम करते हैं। अब डायरेक्टली मैं आपको दिखाता हूँ कि एक्चुअल में अपना फॉर्म 19 और फॉर्म 10C का है तो वो कौन सा है वो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। सो देखिए इन्होंने क्या बोला है, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। इन्होंने बोला है हमारे पास में इस माध्यम से है वो फॉर्म्स आ सकते हैं। आजकल सारा ऑनलाइन कर दिया है तो नॉर्मली बहुत कम केसेस के अंदर है वो देखा जाता है कि ऐसा कुछ होगा। अब डायरेक्टली मैं आ रहा हूँ पॉइंट के ऊपर कि कौन कौन से केसेस होते हैं, कौन कौन से के अंदर है वो क्या क्या देखा जाता है। अगर आप एडवांस में फॉर्म में अप्लाई करते हो तो ये देखिए दिया हुआ है, इन्होंने एडवांस या पार्ट पेमेंट का बताया हुआ है कि इसमें हम ये चीज़ देखते हैं। देखो इन्होंने क्या बोला है, हाउसिंग पर्पज़ से हो, आप कोई मकान बना रहे हो या फिर आपको कोई रीपेमेंट करना हो लोन का, तो उस रीज़न से है वो हम आपको देते हैं। और इसमें कोई डॉक्यूमेंट की आपको नीड नहीं होती है, देखिए लिखा है नो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड, ठीक है। अब उसके बाद में इन्होंने क्या बोला, इलनेस पैरा के अंदर है वो हम है वो आपको देते हैं सर्टिफिकेट ऑफ डॉक्टर, या जो मेंबर है वो भी डिक्लेरेशन दे सकता है। फिर यहाँ पे नीचे और बताया है कि अगर शादी होती है उस कंडीशन में भी हम पैसे देते हैं, बच्चों की पढ़ाई होती है तब भी देते हैं, कंपनी अगर शट डाउन हो गई है तब भी हम पैसा देते हैं, अगर कोई नेचुरल आपदा आ जाती है जैसे पीछे वो कोविड आया था उस कंडीशन में भी हम आपको ये पेमेंट देते हैं, ऐसे इन्होंने वो बताया है। इसके अंदर आपको डॉक्यूमेंट क्या देने होते हैं इन्होंने सब स्पष्ट बताया है कि कॉपी ऑफ कैंसिल चेक, ये देखिए दिया हुआ है, पढ़ सकते हो आप। उसके अलावा इन्होंने बताया कि रेवेन्यू कोई भी, देखो गवर्नमेंट का कोई भी अगर आप पैसा लेते हो नॉर्मली तो उसके अंदर रेवेन्यू टिकट मांगा जाता है, जहाँ पर पैसा देने की बात होती है वहाँ पर। लेकिन इन्होंने बोल दिया कि भाई हमको रेवेन्यू टिकट नहीं चाहिए। ये उस टाइम पे 2017 का था, तो अभी तक वो आपसे कभी रेवेन्यू नहीं मांगा जाता है। 2017 से पहले अगर कोई कर्मचारी है तो उनको पता होगा कि रेवेन्यू टिकट मैंडेट था उस टाइम पे, और वो 1000 रुपये के हिसाब से कैलकुलेट किया जाता था, उसके हिसाब से रेवेन्यू टिकट देना पड़ता था, ठीक है। तो ये बेनिफिट अभी इन्होंने कर दिया। उसके बाद में चलो आगे पढ़ते हैं। आगे इन्होंने क्या बोला है, एक मिनट रुकिएगा मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। आगे इन्होंने बोला है कि भाई आपको है वो कंपोजिट फॉर्म भरना होता है, उसके बाद में हम आपका ये देते हैं। मैं आपको डायरेक्टली ले चल रहा हूँ फॉर्म 19 के ऊपर। मैं देखिए सीधा आपको ले आया हूँ फॉर्म 19 की जगह पे। यहाँ पे इन्होंने बताया कि भाई ऊपर वाले हैं एक्युमुलेशन चेक होता है। सबसे पहले जो भी पैसा इन्होंने जमा किया है कंट्रीब्यूशन वाला वो चेक होता है कि सही है कि नहीं है। उसके बाद में बोला है कि डार्क वर्ड कंप्यूटर प्रिपेयर्ड होना चाहिए, मतलब ये जो फॉर्म है वो कंप्यूटर के द्वारा जनरेटेड होना चाहिए, जो इनकी पीएफ पासबुक होती है नॉर्मली उसकी बात कर रहे हैं ये लोग अपने सिस्टम वाली। उसके बाद में बोला है कि सिग्नेचर वगैरह सही होने चाहिए। उस टाइम पे पहले ऑफलाइन होता था इसलिए बोला गया है, ऑफलाइन का बता रहा है। आजकल तो क्या है कि डीएससी अप्रूव्ड होता है तो वो ऑनलाइन ही होता है नॉर्मली आज के दिन में अगर आप बात करोगे तो। उसके बाद में देखो इन्होंने बोला है कि नॉन आधार फॉर्म है वो अटेस्टेड पर्सन से होना चाहिए, क्लियरली बोला हुआ है। उसके देखो ये डी वाला दिखा रहा होगा आपको, ये वाला, ठीक है। इसके बाद में इन्होंने क्या बोला है, नीचे इन्होंने बोला है कि सिग्नेचर ऑफ मेंबर नॉट अग्रीड नॉमिनेशन। अगर कोई नॉमिनेशन का मैटर है जैसे 10D का होता है और स्कीम सर्टिफिकेट 10C का होता है तो वहाँ पे नॉमिनेशन वगैरह की डिटेल्स है वो करेक्ट होनी चाहिए। और अगर वो डिटेल्स फिलअप कर रहा है तो ऑथराइज्ड सिग्नेचर पर्सन जो कंपनी का होता है उसका सील साइन वेरीफाइड होना चाहिए, जो पीएफ के रिकॉर्ड में दिखा रहा है वो। तो ये सारी चीज़ें होती है। अब आते हैं अपन फॉर्म 19 के अंदर पूरा, और आपको बता दे रहा हूँ इसमें इन्होंने क्लियरली बताया हुआ है कि ये चीज़ें हमें वो चेक करते हैं। आपकी बैंक पासबुक प्रॉपर होनी चाहिए, ठीक है। और ये जो अधिकतर केसेस में अपना जो क्लेम रिजेक्ट होता है ना वो पहले वाले में हो जाता है, एक्युमुलेशन इसमें गड़बड़ होती है। एक होता है फुल एंड फाइनल सेटलमेंट, जब बनाते हैं तो फॉर्म 19 और फॉर्म 10C को साथ में भरना होता है। और ये देखिए नेम फादर नेम का ये ऑप्शन भी इसमें जोड़ रखा है इन लोगों ने, जो अपन ध्यान नहीं देते कभी भी। डेट ऑफ एग्जिट डेट ऑफ ज्वाइनिंग का इन्होंने दे रखा है कि ये होता है, ये अपन कभी ध्यान नहीं देते हैं। उसके अलावा ये बैंक अकाउंट वाला
इसके अंदर भी प्रॉपर मांगा जाता है, ये भी अपन ध्यान नहीं देते हैं। पोस्टल एड्रेस का इतना इसमें कोई ख़ास रोल नहीं है। इसके अलावा देखिए, अगर डेथ हो गई है मेंबर की और वो क्लेम कर रहा है तो उनका जो भी है वो डिटेल्स करेक्ट होनी चाहिए। और जॉइंट अकाउंट है वो आज के दिन में तो एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि आजकल है वो अगर जॉइंट अकाउंट में नाम डबल होता है तो यूएन वाला एक्सेप्ट नहीं करता है, इसलिए पहले ऐसा पॉसिबल था। अभी का कोई ऐसा नया एसओपी इन्होंने अलग से बनाया नहीं है, ये पहले वाला ही है, इसलिए मैं आपको इसके आधार पे और अभी वाली जो इन्फॉर्मेशन है वो जोड़ करके इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। और ये देखिए यहाँ पे बताया भी है, डेट ऑफ एग्जिट वाला मैटर ये यहाँ पे बता रखा है इन लोगों ने। उसके अलावा एम्प्लॉयमेंट का रीज़न अगर करेक्ट करना है उसका बता रखा है इन्होंने। बैंक पासबुक वेरीफाइड होनी चाहिए। देखिए मेंबर रिक्वायर्ड है वो कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस सही होना चाहिए, क्योंकि उस टाइम पे डाक भेजी जाती थी, इसके लिए बोला जा रहा है ये। आजकल तो यूएन में ये डिटेल्स अपडेटेड होती है नॉर्मली सभी मेंबर्स की, बहुत कम मेंबर्स अपडेट नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये है। अब फॉर्म 19 और फॉर्म 10C। अब देखो फॉर्म 10C के अंदर एक नया मैटर आया है, फॉर्म 10C का बात कर रहा हूँ मैं। फॉर्म 10C विड्रॉल बेनिफिट की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, कौन सा विड्रॉल बेनिफिट मैं आपको बता दे रहा हूँ। विड्रॉल बेनिफिट, ठीक है, जिसमें आपको पेंशन का पैसा आपके खाते में दिया जाता है। पेंशन कंट्रीब्यूशन होता है, पेंशन का अंशदान होता है। इन फ्यूचर में पेंशन लेने के लिए होती है वो, इसलिए उसको पेंशन अंशदान कहा जाता है। और ईपीएफ के अंदर अगर आप देखने जाओगे तो ईपीएफ बोला जाता है इसको, एम्प्लॉय पेंशन फंड होता है ये। और इसके आगे क्या लगता है, शेयर लगता है। क्यों शेयर क्यों लगता है ये, क्योंकि ये पैसा आपको रिटर्न किया जाता है। पेंशन का पैसा आपको रिटर्न नहीं किया जाता था, लेकिन इन फ्यूचर में क्या हुआ कि वहाँ पे पैसा देने की नौबत आने लगी कि भाई ये पैसे का मेंबर का पैसा ये लॉस हो रहा है तो ये भी मेंबर को मिलना चाहिए, इसलिए जो विड्रॉल बेनिफिट है उसका फॉर्म लाया गया था। ठीक है, तो एडवांस के ये हैं। एडवांस के लिए आप ये वीडियो एक बार ज़रूर चेकआउट कर लेना, जिसमें आपको सारा बताया गया है कि आपका कौन सा पैरा के तहत अगर आप अप्लाई करते हो क्या डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे और कितने टाइम में आपका क्लेम है वो सेटलमेंट हो जाएगा। तो ये तो था है नॉर्मल इन्फॉर्मेशन। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो सब्सक्राइब करके सपोर्ट दिखाइएगा। ठीक है, और जो भी आपको आगे क्वायरी रहती है आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। लाइव आता हूँ, लाइव में पूछ सकते हो। व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट डिटेल्स अवेलेबल हैं जो आपको स्क्रीन पर दिखा रहा होगा, आप वहाँ पर कॉन्टैक्ट करके भी हमसे सहायता ले सकते हैं। मेंबर्स, उम्मीद रहेगी वीडियो काफ़ी नॉलेजेबल और हेल्पफुल रहा होगा आपके लिए। हमें सपोर्ट दिखाइएगा सब्सक्राइब करके, और मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।